हेलो दोस्तों, मैं मुख्तियार सिंह आज आपके सामने स्टैटिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर बात करूंगा, जो आपके हर बार कहीं न कहीं हमें इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कोशिश करूंगा कि बहुत ही कम समय में आपको ये सभी बातें समझ आएं और आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कारगर साबित हों। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि जो स्टैटिक्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि सेंट्रल टेंडेंसी है, सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आपके रिग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर प्रश्न आ रहे हैं, कोरिलेशन के ऊपर प्रश्न आ रहे हैं, लोरेंज कर्व के ऊपर प्रश्न दे रहा है, आपका कुर्टोसिस के ऊपर क्वेश्चन दी आ रहे हैं, कुर्टोसिस के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके स्क्यूनेस के ऊपर प्रश्न आए हुए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही कम समय में ये आपके सभी के सभी टॉपिक आपको जल्दी से जल्दी कवर हो जाएं, और जितना हो सके आपको छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक आपको बताई जाएगी, जिससे आपके पेपर में क्वेश्चन आसानी से ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में या मेरे को कॉल करके आप पूछ सकते हैं। कोशिश रहेगी बिल्कुल ही कुछ ही लाइनों में, कुछ ही शब्दों में आपको आंसर उसका मिल जाए। चलो हम चलते हैं आगे की तरफ। देखिए जी, तो पहले मैंने बात की है सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर। यहाँ से भी आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर किस किस को शामिल किया जाता है। आपने इस पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ लेना है। सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मोड और मीडियन, इन तीन ही पॉइंट को शामिल किया जाता है। मीन, मोड और मीडियन को। मीन के तीन पार्ट होते हैं, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है क्या पता वो इस मीन के बजाय आपको इन तीनों में से कोई एक यूज किया जा सकता है। मोड और मीडियन भी मिलेंगे, किंतु अगर इनसे अलग कोई आपका वर्ड यूज करता है वो उस ऑप्शन में, तो वो आपका सेंट्रल टेंडेंसी का भाग नहीं होता। तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है कि सेंट्रल टेंडेंसी में किस क्या क्या शामिल होता है, मीन, मोड और मीडियन। और ये मीन के तीन पार्ट हैं, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन। मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ कि यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन पे क्वेश्चन आया हुआ है। ज्योमेट्रिक मीन आपने ध्यान रखना है, इसका फार्मूला होता है, सपोज आपको 4 5 कोई भी वैल्यू दी गई है, तो आप क्या करोगे, उन 4 5 वैल्यू को सभी को प्रोडक्ट में रखोगे। अगर 4 दे रखी है तो 4 जैसे सपोज मान के चलिए A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D, 4 डिजिट हैं, इन चारों को आप प्रोडक्ट में रखोगे। और इसको इस तरीके से आप 4 है तो 4 प्रोडक्ट में, यानी इसका अंडर रूट के ऊपर आपका 4 आ जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये 4 है तो आपका क्या हो जाएगा, A B C D की प्रोडक्ट मान के चलिए आपका कितनी आई, मान के चलते हैं हम E प्रोडक्ट आई, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/4। और वो मोस्टली मैं आपको बता दूं इस तरह की ही वैल्यू देगा जो पूर्ण रूप से किसी न किसी के द्वारा कटती है। सपोज मैंने जैसे ये बोल दिया आपको, और ऐसे, यानी उसने पेपर में दिया 4 2 8, इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। तो आपने क्या करना है, मैंने क्या बताया, इनकी प्रोडक्ट 3 डिजिट है तो आपने इसको इस तरीके से किया, फिर ये 3 है तो ऐसे किया, इसकी प्रोडक्ट किया आपने, 4 दूनी 8 और 8 की प्रोडक्ट 64, ये 3 है तो 1/3 हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, और ये पावर 1/3 और ये इससे कैंसिल, तो आपका आंसर 4 आएगा। ऐसे हार्मोनिक मीन का भी एक आपका फार्मूला बनता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट में क्या रहेगा। सपोज 3 वैल्यू दी गई हैं आपको, यही दी गई है 4 2 8, तो 3 वैल्यू है, ये 3 रखोगे। फिर आप क्या करोगे, जो 4 है तो इसको 1/4, फिर 2 है तो 1/2, 8 है तो आपका 1/8। इसको इस तरीके से सोल्व करोगे आप। 3 ऊपर है, नीचे मान के चलो हमने सोल्व किया, और इसका कितना आया एलसीएम 8, कितना हो गया 2 4 1, कितना हो गया आपका 3/7/8। सोल्व करोगे तो क्या हो गया ये, यानी ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हार्मोनिक मीन निकलेगा। ध्यान रखना है आपने, ये सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर इन तीनों को शामिल करते हैं और इस मीन के 3 पार्ट है। किंतु यहाँ पे ध्यान रखना आपका, अगर ये भी पूछा जा सकता है कि मिड पॉइंट
कौन मेजर करने का काम करता है, सबसे बेस्ट मिड पॉइंट आपको कौन देता है, तो आपको मीन जो आपका है, ये मीन आपको मेजर टू द मिड पॉइंट्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, ऑप्शन में देगा वो मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपने ध्यान रखना है अकेला मीन आपका क्या होता है, इनमें सबसे बेस्ट होता है। वैसे सभी के सभी आपको मिड पॉइंट देने का कार्य करते हैं, किंतु सबसे बेस्ट जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो करेगा वो आपका मीन ही करेगा, और यहाँ पे ध्यान रखना जी सेंट्रल टेंडेंसी। आगे देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, समानांतर माध्य की विशेषताएं। यहाँ से हमेशा ध्यान रखना, आप कोई भी एक वैल्यू मान के चल सकते हो एक्स की तरह, जैसे एक्स आपने कोई भी मान के चले आप 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपका एक्स हो जाएगा। ऐसे इसने क्या बोला आगे, एक्स माइनस मीन, आप एक्स माइनस मीन निकालोगे, मीन आपको पता है कैसे निकलेगा, इन सबको जोड़ के कितने से जितने भी है डिवाइड करोगे, 3 3 6 4 10 और 5 15, 15 को आप 5 से भाग दोगे क्योंकि 5 आइटम है तो आपका 3 आ जाएगा, यानी x माइनस 3। तो इस तरीके से 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 1, ये हो गया आपका इस तरीके से। इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि इसका अगर मैं जोड़ कर देता हूँ सिग्मा x माइनस मीन, तो ये आपका 0 होता है, बिल्कुल 0 होता है, ये भी करेक्ट कंडीशन क्लियर हो गई। इसने आगे बोल दिया सिग्मा x माइनस मीन का स्क्वायर, ये आपका सबसे छोटी वैल्यू होती है। अगर इसने कहा कि x माइनस जो मीन है मेरा, इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो आपकी ये सबसे छोटी वैल्यू रहेगी। आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपने ध्यान रखना है, इसको इसको जो भी जोड़ आएगा इसका ये छोटा होगा किससे, सपोज आपने ऐसे लिया होता है x माइनस ए पूरे का स्क्वायर, आप इसका जोड़ करके देख लेना, इससे भी छोटी रहेगी या जो भी रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये वैल्यू है आपकी सबसे छोटी होती है, यानी मैक्सिमम पेपर में ये लाइन पूछी गई है आपसे, सिग्मा एक्स माइनस मीन का स्क्वायर ये न्यूनतम होता है, वो इस तरह के ये ऑप्शन देता है। तो आपने अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, एक्स माइनस मीन पूरे का स्क्वायर, फिर उसका समेशन किया गया है। ऐसे ही आपकी कोई दो वैल्यू सीरीज हो x1 और x2, सपोज जैसे मान के चलिए ये आपकी x1 सीरीज है, एक आपकी x2 सीरीज है, इसका आप किस तरीके से दोनों का एक साथ मीन कैसे निकाल सकते हो, तो इस फार्मूले के द्वारा निकाल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका क्या बताया गया है, नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है किसी श्रेणी के प्रत्येक मूल्य में अचर मूल्य जैसे 1 2 3 जोड़ने या घटाने या गुणा या भाग होने पर उसी दर से बढ़ेगा या घटेगा। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है, मान के चलिए कि हमने जैसे ये क्वेश्चन अभी लिया था आपके सामने कि सपोज ये हमारा एक मान के चलते हैं ये एक एक्स कॉलम था आपका, ठीक है, ये इसमें 1 2 3 4 5 ये वैल्यू दी गई है और इसका हमने देखा इसका मीन कितना है, इसका मीन आया हुआ है 3। ये कहता है कि अगर मान के चलिए इस कॉलम में मैं सभी में 3 जोड़ देता हूँ तो मीन अब क्या आएगा, तो आपने ध्यान रखना है, इसने कहा सभी में 3 जोड़ेगा तो मीन में आप डायरेक्ट 3 जोड़ दो, अच्छा आ जाएगा। अगर ये कहे आपको मैंने 5 जोड़ दिया तो आप क्या करोगे, सीधा डायरेक्ट 5 जोड़ दोगे। अगर ये कह दे मैंने 3 से प्रोडक्ट करा दी सभी को, तो इसको आप क्या करोगे, 3 से प्रोडक्ट करा दोगे। अगर ये कहता है मैंने इसको 2 माइनस कर दिया सभी में, तो आप इसको 2 माइनस कर दोगे। समझ में आई बात। तो इस तरीके से कहता है अगर इसमें जोड़ किया तो आप इसमें जोड़ दो, घटा किया तो घटा दो, भाग किया तो भाग कर दो, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा जी। आगे चलिए जी, आगे चलते हैं हम, इसमें उसी दर से बढ़ेगा या उसी दर से घटेगा या उसी दर से गुणा होगी। आगे देखिए मीडियन, यहाँ पे जो आपका यूजीसी एनटीए नेट में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, आपने ध्यान रखना है इस बात को। तो इसके ऊपर देखिए क्या क्वेश्चन आया हुआ है, मीडियन यानी मध्यका या मध्यका का ग्राफिक निर्धारण संचयी आवर्ती वक्र या ओजाई वक्र द्वारा किया जाता है। बिल्कुल यही पूछा जाता है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होती है या किसके लिए यूज होती है, आपकी मीडियन के लिए यूज होती है। इसको क्या बोलते हैं, ओजाई वक्र भी कहा जाता है। ये भी पेपर में आया है कि ओजाई वक्र किसके लिए प्रयोग होती है, मीडियन के लिए होती है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व किसके लिए यूज होती है, मीडियन के लिए होती है। इस ग्राफिक निर्धारण में आंकड़ों को लेस देन और मोर देन में लगाकर गणना की जाती है। मैं इसको थोड़ा सा आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। जब एक लेस देन में इसको कैलकुलेट किया जाता है तो आपका इस तरीके से एक जब पॉइंटों को इंटरपोलेट किया जाता है इसके ऊपर, तो इस तरीके से आपकी ये कोई इस तरह का लेस देन में आपका ये बन जाता है आंकड़ों का, और इस तरीके से बनने के बाद ऐसे ही आप मोर देन का करोगे तो ये आपका ऐसे बन जाता है। इन दोनों को आप एक जगह सेट करोगे तो ये आपका ये बन जाएगा। आपने 90 डिग्री के ऊपर एंगल गिराया, ये हो गया, तो ये जो पॉइंट होगा आपका क्या होगा, ये आपका मीडियन होगा। और इस तरह की नोटेशन को क्या बोला जाता है, ओजाइव कर्व बोला जाता है। तो आपने ध्यान रखना है ये किसके लिए यूज होती है, मीडियन के लिए। ये आपसे पूछा जाएगा, ये आपको बोलेगा
कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व किसके लिए प्रयोग होती है, तो आपने इसको ध्यान रखना है। आगे देखिए जी, मोड। ध्यान रखना, ग्राफिक विधि द्वारा बहुलक का निर्धारण करने के लिए क्या बनाया जाता है, आवर्ती आयत चित्र, जिसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या हिस्टोग्राम कहा जाता है। पेपर में आएगा आपके और आया हुआ है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए यूज किया जाता है, मोड के लिए किया जाता है, बहुलक के लिए किया जाता है। हिस्टोग्राम किसके लिए यूज किया जाता है, मोड के लिए किया जाता है, बहुलक के लिए किया जाता है। इस तरह के वर्ड आपको लेगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। ग्राफिकली ऐसे मैंने ये ग्राफिकली बताया है, ये भी ग्राफिकली बताया है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या हिस्टोग्राम द्वारा इसका प्रयोग, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। इस विधि में सबसे ऊंची आयत चित्र ही बहुलक वर्ग को प्रकट करती है। मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या होता है। सपोज आपने कोई आंकड़े आए हुए थे और आपने उनको इस तरीके से आपने इसको मान के चलिए मेजर किया और आपका ये आ गया, ये सबसे ऊंची आपकी ये आपने इस तरीके से ये आपका जो सबसे ऊंचा आपका बार बना था और आपने इस तरीके से इसको मेजर कर दिया। ये जो पॉइंट रहेगा ये आपका क्या रहेगा, ये आपका किसको दर्शाएगा, मोड को दर्शाएगा। तो यहाँ पे ये जो ये पैटर्न है इसका, ये इस तरीके से जो दर्शाने का, ये क्या कहलाता है, आपका हिस्टोग्राम कहलाता है। तो आपने इसको ध्यान रखना है जी, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो देखिए आगे क्या है हमारा क्वेश्चन जो है, आगे हमारे क्वेश्चन है लोरेंज कर्व के ऊपर। तो यहाँ से क्वेश्चन लगभग हर बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, लोरेंज कर्व। तो आपने इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझना है, ठंडे दिमाग से समझना है और जो आप इसका देना है। देखिए क्या बताया गया, पहले मैं आपको बता दूं, लोरेंज कर्व या लोरेंज वक्र ये आपकी डिस्पर्सन या असमानता को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई है और डॉक्टर मैक्सवेल लोरेंज ने इसको दिया था। तो इस तरह की बातें हम आपको ग्राफिकली बताऊंगा इसको। तो इसमें क्या बताया गया है कि यह अपकिरण मापने की एक ग्राफिक विधि है। अपकिरण में का मतलब होता है डिस्पर्सन। इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर मैक्सवेल लोरेंज ने के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग आप आय व धन की असमानता के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग आजकल मजदूरी, लाभ, आय, व्यय आदि के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बातें आई हैं जहां से मैं आपको क्वेश्चन उठाना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ। तो लोरेंज कर्व एक कॉम्युलेटिव परसेंटेज कर्व है। इसका प्रयोग आय व धन की असमानता के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखना, एक तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि लोरेंज कर्व किसके लिए यूज होता है, इनइक्वालिटी के लिए होता है, असमानता के लिए यूज होता है। और यहाँ पे देखिए लोरेंज कर्व क्या है आपका, लोरेंज कर्व एक कॉम्युलेटिव परसेंटेज कर्व है। ये दो बातें पूछता है, मैं आपको बता दूं इसका जवाब। इसको परसेंटेज कर्व, ध्यान रखना, लोरेंज कर्व क्या है, कॉम्युलेटिव परसेंटेज कर्व है। ये इस तरीके से होता है, जब आप इसको इस तरीके से ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक डायगोनल लाइन लिया हमने और ये जो डायगोनल लाइन है इसके ऊपर अगर आपका डाटा आ रहा है तो ये मान के चलिए बहुत ही कम डिस्पर्शन है। अगर इससे जैसे जैसे डाटा दूर जाता जाएगा तो इसका डिस्पर्शन बढ़ता जाएगा। सपोज ये ए कंपनी है, सिमिलरली बी कंपनी है, सिमिलरली सी कंपनी है। तो ये आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और ये भी आपका परसेंटेज में होता है। इस तरीके से ये भी आपका परसेंटेज में होता है। तो ये लोरेंज कर्व है। इस लाइन के ऊपर अगर डाटा है तो आता है तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये इसको लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। आपने इसको ध्यान रखना है, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है आपकी जो ये डायगोनल लाइन है, इससे दूर डाटा जाता है तो आपका डिस्पर्शन बढ़ता जाता है। तो ये पूछा जाता है पेपर में कि लोरेंज कर्व आपका किस को मेजर करने का कार्य करता है, आय व धन की असमानता के लिए प्रयोग किया जाता है और इसको कॉम्युलेटिव परसेंटेज कर्व भी कहा जाता है। ये डिस्पर्शन वर्ड भी दे सकता है, एक ग्राफिकल मेथड है, मैक्सवेल लोरेंज ने इसको दिया था। तो इस तरीके से प्रश्न आएंगे। अगर आपको कोई भी कमेंट में समस्या रहती है कि इस तरीके से बनता है, आप बड़े लेवल पे कैसे सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेरे से पर्सनली या जैसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब मैं आपको एंटीनेट के पर्पज से कुछ शॉर्टकट में बता रहा हूँ। आगे देखिए मैंने लिखा है कोरिलेशन। कोरिलेशन की बात करूं मैं, कोई भी दो वेरिएबल होते हैं उन दोनों के बीच एक संबंध होता है। जैसे कि मान के चलिए कोई भी दो खेत हैं, उन दो खेत के अंदर अगर मैं बात करूं
कोई भी दो खेत हैं, सपोज मान के चलिए एक खेत में आपका 60 मन प्रोडक्शन होता है, एक में आपका 30 मन प्रोडक्शन होता है। तो इस तरीके से जब एक में 60 मन हुआ है, एक में 30 मन हुआ है, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। सपोज ये एक्स खेत है, ये वाई खेत है, तो यहाँ पे कुछ कारण रहा होगा, क्या पता यहाँ पे क्लाइमेट बेस्ट हो, सोइल फर्टाइल हो, वाटर इरिगेशन अच्छा हो, ठीक है, ये सभी चीजें इसके अंदर हो, किंतु यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सभी चीजें इसके इम्पैक्ट में हो, इसके अपोजिट हो, तो ये एक कारण हो सकता है कोरिलेशन को, यानी यहाँ पे एक अपोजिट आपका कोरिलेशन है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है, इसको हमने समझना है कि कोरिलेशन को किस तरीके से मेजर करते हैं, क्या चक्कर होता है इसका, ठीक है। तो कोरिलेशन पे प्रश्न जो आएगा उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बनता है जो आपके पेपर के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो देखिए जी, इसके ऊपर हम क्या पढ़ेंगे। तो पहले आपने ध्यान रखना है, इसके अंदर एक हमेशा ही कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है वो आपकी -1 से +1 के बीच में होती है, और इसके इस तरीके से पार्ट करोगे आप 0.25, 0.5, 0.75, और सेम इसी तरीके से आपका 0.25, 0.5, 0.75, इस तरीके से आप यहाँ पे अगर कोरिलेशन होता है तो आपका क्या होता है, एब्सेंस कोरिलेशन होता है 0 पर। ऐसे 0 से 2.5 के बीच है तो लो है, 0.25 से आपका 0.75 के बीच में है तो आपका मॉडरेट है, अगर 0.75 से आपका 1 के बीच में है तो आपका पॉजिटिव हाई डिग्री कोरिलेशन, ये पॉजिटिव मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन, ये पॉजिटिव लो डिग्री कोरिलेशन, अगर 1 आता है तो आपका पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन। सिमिलरली आपका अगर इस पोर्शन में आओगे तो ये नेगेटिव पोर्शन है आपका नेगेटिव लो डिग्री कोरिलेशन, फिर आपका नेगेटिव मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन, आपका नेगेटिव हाई डिग्री कोरिलेशन, और आपका नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन। तो इसके बीच में वो पेपर में आपको मैच करना आता है, आपने इसको ध्यान से समझना है क्या फंडा होता है। तो देखिए इसने क्या बताया है, द कोरिलेशन एनालिसिस रेफर टू द स्टैटिकल टेक्निक्स यूज्ड इन द मेजरिंग द क्लोजनेस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। कोई दो वेरिएबल है उनके बीच में किस तरह की रिलेशनशिप है। तो मैंने यहाँ पे 0 लिया है, यहाँ पे -1 लिया है, ये +1 है, इनके बीच के बताया है कि आपका जैसे 0 से 0.25 के बीच में आपका नेगेटिव लो डिग्री कोरिलेशन है, 0.25 से 0.75 है क्योंकि माइनस की तरफ गए हुए हैं, तो नेगेटिव मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन है, 0.75 टू -1 के बीच में है तो आपका माइनस या नेगेटिव हाई डिग्री कोरिलेशन, किंतु अगर -1 होता है तो आपका नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन। सिमिलरली अगर आपका +1 होता है तो पॉजिटिव परफेक्ट, अगर +1 होता है तो पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन। तो इसी तरह का आपका फंडा रहेगा, आपने इसको थोड़ा ध्यान से समझना है कि क्या होता है कोरिलेशन। यहाँ से क्वेश्चन आपके नेट में पूछे जाते हैं। अगर 0 आपका आंसर होता है तो आपका क्या रहेगा, नो कोरिलेशन या अब्सेंस कोरिलेशन। अब यहाँ पे कुछ मेथड भी हैं इसको कैलकुलेट करने के, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग टू कोरिलेशन। तो मैं आपको सिंपल वे से बता दूं, जैसे स्कैटर डायग्राम है, यहाँ पे पेपर में आया हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है, कोरिलेशन ग्राफ, कार्ल पियर्सन स्पीयरमैन रैंक मेथड एंड द कॉन्क्रीट डेविएशन मेथड। इसमें से सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन एंड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। किंतु पेपर में या तो वो यहाँ से उठाता है प्रश्न या यहाँ से, ये आपके जब आप एमएससी या एमए कर रहे हो तो वहाँ पे स्टैटिक्स के अंदर आते हैं आपके बड़े बड़े क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको जरूरी है इनका समझना, एक अच्छे लेवल पे, एक बड़े लेवल पे भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप पीएचडी एमफिल के अंदर जाओगे तो आपको रिसर्च वर्क में भी आपके ये काम आएंगे, तो वो एक अलग मैटर रहेगा हमारा। किंतु मैं नेट के पर्पज से आपको बता रहा हूँ कि स्कैटर डायग्राम के ऊपर एक बार बात करते हैं, क्योंकि ये आप समझ ही गए हो जहां से क्वेश्चन आ रहा है। स्कैटर डायग्राम की अगर मैं बात करूं, मैंने बताया है कि 0 पे नो कोरिलेशन, और -1 और +1 पे पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन एंड नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन, और इसके बीच में जो जो मैंने सर्कुलेट किए हैं, स्पोर्ट 0.3 आ जाए तो 0.3 यहाँ पे आएगा, तो ये आपका नेगेटिव मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन। अगर मैंने बोला कि 0.6 आया है तो आपका यहाँ पे, तो आप क्या बोलोगे, ये इसके बीच में पड़ गया 0.25 से 0.75 के बीच, तो आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन आते हैं, किंतु इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे वो आपने समझना है। देखिए सपोज मैंने इस तरीके से आपके सामने ये लिए हैं, अब मान के चलिए मैंने ये इस तरीके से आपके लिए कोई लाइनें ली, ठीक है, इस तरीके से मैंने कोई लाइनें ली हुई हैं। अगर आपका आंसर बिल्कुल इसके ऊपर आता है तो आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन। अगर आपका
इसके ऐसे ऐसे आता है तो आपका क्या हो जाएगा, इसके पास पास आ रहा है किंतु लाइन पे नहीं है तो आपका हाई डिग्री कोरिलेशन, पॉजिटिव हाई डिग्री। अगर ये थोड़ा सा इस तरीके से है, आपका यहाँ पे है ये डॉटेड का, तो आपका पॉजिटिव मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन। अगर ये इससे बहुत दूर है बिल्कुल तो आपका पॉजिटिव लो डिग्री कोरिलेशन। यानी इसके ये यहाँ पे होना वैल्यू का आपका क्या दर्शा रहा है, पॉजिटिव परफेक्ट, इसके पास पास होना पॉजिटिव हाई डिग्री, इससे दूर होना पॉजिटिव मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन, और इससे बहुत दूर होना आपका पॉजिटिव लो डिग्री कोरिलेशन। सिमिलरली इसके ऊपर अगर आपका है तो आपका क्या बोलोगे, नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन इस लाइन के ऊपर है तो, किंतु इस लाइन के बिल्कुल पास पास में है तो आपका नेगेटिव हाई डिग्री, इसे इस तरीके से है तो आपका नेगेटिव मॉडरेट डिग्री, और इससे बहुत दूर है तो आपका क्या रहेगा, नेगेटिव लो डिग्री कोरिलेशन। किंतु कई बार क्या होता है, वो बिल्कुल ही नेगेटिव और पॉजिटिव में ना होकर आपका डाटा इस तरीके से होता है, जो ना ही एक्स एक्सिस में ना ही आपका पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में होता है, ना ही नेगेटिव में होता है, इस तरीके से बिखरा हुआ होता है। तो वहां पे क्या होता है, एब्सेंस कोरिलेशन होता है। और ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये आपका स्कैटर डायग्राम कहलाता है, और पेपर में आपका आता है, आपने इसको समझ लेना है जी क्या होता है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए जी, स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ से भी पेपर में प्रश्न आया हुआ है। मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपने समझना है, जो आपको बहुत जगह आपने एमए एमएससी में भी इसको फेस किया होगा। तो पहले तो देखिए, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, सन 1893 में कार्ल पियर्सन ने इसका प्रयोग किया था। इससे विचलन वर्ग माध्य मूल कहा जाता है, ये पेपर में आ सकता है, कभी न कभी, अभी तक आया नहीं है। रूट मीन डेविएशन भी इसको कहा जाता है, या आप कह सकते हो इसको, इसे विचलन वर्ग माध्य मूल भी कहा जा सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन समानांतर माध्य के लिए गए विचलनों के वर्गों के माध्यों का वर्गमूल है। इस तरह की कुछ लैंग्वेज होती है जो आपको कहीं न कहीं कंफ्यूज करेगी, किंतु आप यहाँ से इंग्लिश में समझ सकते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का क्या है, स्क्वायर रूट है, ऑफ द डेविएशन ऑफ आइटम। डेविएशन ऑफ आइटम, डेविएशन होता है कि आपने एक्स में से मीन को घटाना है, जो भी आपका एक्स वाई जेड जो भी है उसमें से डेविएशन लेना है, उसका डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम द मीन। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है, एक्स माइनस मीन पूरे का स्क्वायर, ये सिग्मा लगा हुआ है अपॉन में एन, और पूरे का अंडर रूट, ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसको आप एक्स माइनस मीन को आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल एक्स भी लिख सकते हो। ये आपका अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो अप्लाई होगा, अगर आपकी कंटिन्यूस जैसी सीरीज है तो आप ये फार्मूला लगाओगे। आपको फार्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि यहीं से एक क्वेश्चन आया हुआ है जो आपको सपोर्ट करेगा, और मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये स्टैंडर्ड डेविएशन था, और यहीं पे अगर आपको बोल दिया जाए कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे, आपको मीन निकालना आता ही है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आप सीख ही गए। यहाँ पे एक्स माइनस मीन अपॉन एन, यहाँ पे ध्यान रखना है, एक्स माइनस मीन पूरे का स्क्वायर है, फिर सिग्मा है, अपॉन में एन है, यानी ये क्या निकल के आया आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर मीन से डिवाइड कर दिया जाता है तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ध्यान रखना, माइंड से स्लिप होने वाली बात है। स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर आप मीन से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देते हो तो आपका क्या होता है, आपका वेरिएंस आ जाता है, और ये पेपर में आया हुआ है। ध्यान रखना, यूजीसी एनटी नेट एग्जाम में पूछा गया है, वेरिएंस का फार्मूला बताइए, तो आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यानी मेरा कहने का मतलब है, आप कह सकते हो इस तरीके से, एक्स माइनस मीन पूरे का स्क्वायर अपॉन में एन, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। क्योंकि स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे स्क्वायर आपका कट जाएगा, इसलिए क्योंकि स्क्वायर करने पर, तो इसलिए आपने ध्यान रखना है, सिग्मा एक्स माइनस मीन पूरे का स्क्वायर अपॉन में एन, ये आपका वेरिएंस है। अगर आपको बोल दिया जाए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, तो आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करोगे और 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो तब जाकर आपका क्या निकल जाएगा, आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे पेपर में आया है, और ये आपका ये भी पूछा जा सकता है, और ये जो मैंने अलग बताए हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए जी, हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, रिग्रेशन एनालिसिस के ऊपर। मैं आपको बता दूं, रिग्रेशन जो है आपका, ये बहुत ही
इम्पोर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा समझना है एक बार। रिग्रेशन क्या होता है, आपको एक एवरेज वैल्यू की तरफ लेके जाता है कहीं ना कहीं। जैसे कि आप कुछ सैंपल लेते हो, जैसे आपने देखा 50 पेरेंट्स के सैंपल लिए, 50 पेरेंट्स आपने ऐसे सैंपल लिए जो लंबे हैं। जब उनका सैंपल एग्रीगेट निकाला आपने 50 पेरेंट्स की हाइट का, मान के चलिए उनकी हाइट का एवरेज आपका कितना है, हमने माना कि 50 पेरेंट्स आपने सिलेक्ट किए हैं जिनकी हाइट है आपकी 6 फुट, ठीक है, और 6 फुट है। अब इनकी जो संतान है, उस संतान का 50 पेरेंट्स थे, उनकी हाइट का एवरेज कितना है, 6 फुट। फिर आपने उनकी जो संतान थी उनका एवरेज निकाला हाइट का, वो क्या था आपका 5 फुट 8 इंच आए, 9 इंच आए, 10 इंच आए। मेरा कहने का मतलब 6 फुट से कम आएगा, ये डेफिनेट है बिल्कुल। किंतु ऐसे ही मैंने कहा कि आपने ऐसे 50 पेरेंट्स उठाए जिनकी हाइट है आपकी 5 फुट। अब इनकी संतान का आपने एवरेज निकाला, उनकी हाइट आएगी 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 3 इंच, 5 फुट 4 इंच, इस तरीके से। तो यहाँ पे एवरेज बढ़ता है, यहाँ पे एवरेज घटता है। तो इस टेक्निक को जानने की जो स्टैटिकल जो मेथड है उसको रिग्रेशन कहा जाता है। तो इस तरह की बातें हैं, और इसमें क्वेश्चन आता है हर बार। अब एक ट्रेंड बन चुका है यूजीसी एनटी नेट में रिग्रेशन से रिलेटेड प्रश्न आने का, और आपका रिसर्च में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। जब आप एमफिल पीएचडी करोगे, कोर्स वर्क के दौरान इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आप मेरे से जुड़े रहना, आपको टाइम टू टाइम सभी तरह की समस्याएं दूर कर दी जाएंगी। देखिए एक बार समझिए इसके ऊपर क्या है। रिग्रेशन या प्रतीप गमन का अर्थ होता है वापस लौटना या औसत मूल्य की ओर वापस लौटना, वास्तविक औसत मूल्य की ओर वापस लौटना, यानी रिटर्निंग टू एवरेज वैल्यू। सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गाल्टन ने वंशानुगत विशेषताओं के आधार पर किया था। वंशानुगत, अभी मैंने एग्जांपल भी वंशानुगत लिया है एक पेरेंट्स की हाइट के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए कुछ मेथड हैं, स्कैटर डायग्राम मेथड और लिस्ट स्क्वायर मेथड। किंतु जो अब पेपर में आ रहा है, ये दोनों आपके बड़े मेथड हैं। जो पेपर में आ रहा है मैं उसके ऊपर बात करूंगा। देखिए अब क्या रहेगा आपका। तो पेपर में अगर बात करें लिस्ट स्क्वायर मेथड और इसके ऊपर प्रोसेस के ऊपर, एक बार तो आपने इसके फार्मूले समझ लेने हैं। जैसे x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ये क्या है आपकी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। क्योंकि दो तरह की इक्वेशन होती है, एक होती है आपकी x ऑन y, एक होती है आपकी y ऑन x। तो ध्यान रखना, ये मैंने लिखा है x ऑन y, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ये आपकी क्या है, रिग्रेशन इक्वेशन है। ऐसे ही दो नॉर्मल इक्वेशन होती हैं, सिग्मा x इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा y, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा वाई प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से ये लाइन आपने ध्यान रखना है। जब x ऑन y निकाला है तो ये आपकी ये तीनों इक्वेशन ध्यान रखिएगा। जब y ऑन x निकालोगे तो y की जगह x की जगह y, बस ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जब y ऑन x निकालोगे तो यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे x। ये आप सेम लिख ही सकते हो क्योंकि x इंटू वाई या y इंटू एक्स, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सिमिलरली y ऑन x में इसमें आप चेंज कर सकते हो। किंतु इसका एक दूसरा मेथड भी है, ये आपका क्या है, लिस्ट स्क्वायर मेथड है। ऐसे दूसरा मेथड है आपका ये बी एक्स वाई, इसका मतलब बी वैल्यू को निकाल रहा है ये आपका एन डॉट सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ से b की वैल्यू प्राप्ति होती है। हमें ध्यान रखना ये क्या होता है, दिखने में आपको बी एक्स वाई सोचोगे पता नहीं क्या है, ये b है। और ये कहता है कि b जब निकल जाए तो आप यहाँ पे रख दोगे x, मीन आपको निकाला हुआ मिलेगा या निकालना है आपने, इसमें रखोगे तो a मिल जाएगा। a और b जब आ जाएंगे तो आप कहाँ पे रखोगे, इसमें रखोगे। किंतु अब मैं आपको बता दूं पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके हिसाब से वो आपको क्या करता है, वो कहीं ना कहीं या तो आपसे ए वैल्यू की डिमांड करता है या आपसे बी वैल्यू की डिमांड करता है। मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। आपने ध्यान रखना है क्या फार्मूला लिखा है मैंने, ए इज इक्वल टू एक्स माइनस बी वाई मीन। तो अब देखिए आपके सामने ये आपके क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है यूजीसी एनटी नेट का, कि इसने बताया कि y बराबर मेरा है a प्लस बी एक्स और x मीन मेरा बराबर है 23, y मीन इज इक्वल 94.5 और मेरा स्लोप ग्रेडियंट है मेरा 1.5। अब आपने ध्यान रखना है स्लोप ग्रेडियंट का मतलब होता है b,
यहाँ आपसे क्या दिया हुआ है, ये आपका स्लोप ग्रेडियंट को आप क्या मान के चलोगे, बी। तो यहाँ पे उसने नहीं बताया आपको कि ये बी है, ए है, सी है, कुछ भी नहीं बताया, उसने स्लोप ग्रेडियंट बताया। और फिर उसने कहा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो आपके माइंड में वैसे भी आ जाना चाहिए एक्स मीन दिया है, वाई मीन दिया है, ये कोई ऐसी वैल्यू है जो आपको सपोर्ट करेगी किसको, ए निकालने में। तो यहाँ पे ए निकालना है, ए निकालने के लिए मैंने क्या फार्मूला बताया था आपको, फार्मूला आपको बताया है ए इज इक्वल टू एक्स मीन माइनस बी वाई मीन, ये आपको फार्मूला बताया गया है। इसमें आप वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक्स मीन की जगह क्या रखोगे आप, 23, माइनस बी की जगह आप क्या रखोगे, 1.5, और इनटू में आपका वाई मीन की जगह क्या रखोगे आप, 94.5। अब इन दोनों की प्रोडक्ट कराओ और 23 इसमें से करके आप ए की वैल्यू आपको निकल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से इसने क्या कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक्स मीन मेरा ये है, y मीन मेरा इसके बराबर है, और a मेरा इसके बराबर है। तो उस दौरान आपकी b की वैल्यू क्या होगी, ध्यान रखना, या तो आप b की वैल्यू निकालना चाहते हो, या तो इसमें देखो आप a x मीन y मीन b की वैल्यू रख दो, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आप ये फार्मूला नहीं याद रख सकते ऐसे, तो आप इसका दूसरा फार्मूला मैंने यहाँ पे बताया है आपको, ये देखिए, ये फार्मूला है आपका b इज इक्वल टू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स मीन माइनस ए अपॉन में वाई मीन। अब देखिए आप इसको आसानी से सोल्व कर दोगे बिल्कुल। एक्स मीन क्या है आपका, एक्स मीन है आपका 2.5, माइनस का ए क्या है, ए है आपका 1.5, वाई मीन क्या है 0.5। इसको सोल्व करोगे 2.15 में से 1.5 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 2.5 है और एक आपका 1.5 है, तो ये हो गया 2.5। आपने मल्टीप्लाई, आपने इसमें से घटाना आता ही है, तो इस तरीके से आपका 1 हो गया। नीचे क्या है 0.5 है। आप पॉइंट खत्म करने के लिए आप ये भी कर सकते हो, 5 दूनी 10, आप इस तरीके से आपकी इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। यानी कोई वैल्यू देख लेना कहीं हम गलत ना पुट कर गए हों। एक्स मीन इज इक्वल टू 2.5, वाई मीन इज इक्वल टू 0.5 एंड ए इज इक्वल टू 1.5। इस तरीके से बी की वैल्यू आप इसमें निकाल सकते हो। ध्यान रखना ये आपको बी का फार्मूला दिया गया है पहले, और ये मैंने यहाँ पे ए का फार्मूला आपको बताने की कोशिश की है। तो ध्यान रखना ए और बी जब आ जाएगी तो इसमें आपने रख देना है ए और बी, और फिर आपका x इज इक्वल टू जो भी आएगा आंसर आपका हो जाएगा। कई बार वो y की वैल्यू आपको देता है, कई बार नहीं देता है, तो आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, ध्यान रखना है कि आपका क्या होता है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस होती है आपका झुकाव। जब डाटा आपका ग्राफिकली आपने मीन मोड मीडियन ये जब निकालते हैं हम, तो ध्यान रखना मीन मोड मीडियन जब निकालते हैं तो कई बार क्या होता है कि मीन मोड और मीडियन तीनों की वैल्यू आपकी क्या होती है, इक्वल आ जाती है। तो उस दौरान जब उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो आपका तीनों के तीनों आपके क्या होते हैं, एक समान आने पे उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इस तरह का होता है जो एक सिमेट्रिक होता है। एक समान आपके जो लिम्ब होते हैं दोनों साइड में आपका एक समान स्लोप होता है, मेरा कहने का मतलब है। तो इस तरह की आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। किंतु जब आपका मीन सबसे छोटा होता है, मीडियन सेकंड नंबर पे होता है और मोड सबसे बड़ा आता है, तो उस दौरान आप क्या बोलोगे इसको, ये लेफ्ट स्क्यूड है। क्या है आपका, लेफ्ट स्क्यूड है। लेफ्ट स्क्यूड है। ये आपका क्या है, नॉर्मल स्क्यूड है। नॉर्मल स्क्यूड है, ये आपका लेफ्ट स्क्यूड है। और ऐसे ही ये कब होता है, ध्यान रखना, जब यहाँ पर मोड सबसे बड़ा होता है, सपोज मोड आपका 5 आया, मीडियन आपका 3 आया और मीन आपका 2 आया, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो इसको। ठीक है, ऐसे ही आपका जो मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है, ये आपका क्या है, राइट की साइड में आपका इसका झुकाव है, तो इसको आप क्या बोलोगे, राइट स्क्यूड है। राइट स्क्यूड है। तो ध्यान रखना है इसमें क्या रहेगा आपका, मीन सबसे बड़ा होगा, मीडियन सेकंड नंबर पे होगा और मोड छोटा होगा। तो मेरा कहने का मेन जो टारगेट है इसमें आपको मैं बता देता हूँ, मीन मोड मीडियन तीन तरह की वैल्यू होती है। मीन सबसे बड़ा होता है, मोड सबसे छोटा होता है। ये किस में देखने को मिलेगा, मीन सबसे बड़ा और मोड आपका सबसे छोटा, ये आपका राइट स्क्यूनेस में देखने को मिलता है। जबकि मीन सबसे छोटा और मोड सबसे बड़ा ये आपका लेफ्ट स्क्यूनेस में होता है। जबकि मीन मोड और मीडियन आपके तीनों
आपके इक्वल आ जाए, वो आपका नॉर्मल स्क्यूनेस होता है, यहाँ से पेपर में आया हुआ है, तो आपने इसको ध्यान रखना है। इसी तरीके से हमारा एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कुर्टोसिस के ऊपर बात करेंगे, जो पेपर में आता है, आपने इसको ध्यान रखना है। ये देखिए जी, ये आपके सामने मैंने दिखाने की कोशिश की है कुर्टोसिस। ये आपके आंकड़ों को जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उन आंकड़ों का जो रिप्रेजेंट होने के बाद जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है, अगर आपके आंकड़े बिल्कुल एक पीक टाइप में होते हैं, पीक मीनिंग कैसे लगे, जैसे किसी पहाड़ की चोटी दर्शाई गई हो। कई बार डाटा आपका बीच में ऐसे लगता है कि एक नॉर्मल हाइट टाइप में है, और एक ऐसा होता है कि आंकड़ा आपका बिल्कुल एक्स एक्सिस के पास चिपटा हुआ हो। तो उस तरह की बात मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ पे आपने समझना है कि क्या बात रहेगी। सपोज आपने इस तरीके से लिया, आपने कई बार ये इस तरीके से आंकड़े गए, कई बार आपका इस तरीके से, और कई बार इस तरीके से आपका आया, तो ये बिल्कुल पीक टाइप में है, ये आपका मिडल है, और ये आपका बिल्कुल जमीन से सटा हुआ है, एक्स एक्सिस पर आपका लेटा हुआ है। तो इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, वो मैंने इस पे यहाँ पे बताने की कोशिश की है। लिप्टोक्रिटिक होता है आपसे सबसे ऊपर वाला, बीच वाला मध्य आप कह सकते हो जिसको, उसको बोलते हैं मेसोकोर्टिक, और जो बिल्कुल जो सरफेस एरिया के एक्स एक्सिस के पास होता है उसको प्लेटिकोर्टिक कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट और भी ध्यान रखना, जैसे आपका जो सबसे ऊपर है उसको पॉजिटिव कर्व बोला जाता है, सबसे नीचे वाली को क्या बोला जाता है, नेगेटिव कर्व बोला जाता है, और जो बीच में होती है उसको नॉर्मल कर्व कहा जाता है। ये एक आंकड़ों का रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरीके से मैंने कुछ पॉइंट के ऊपर बातें की हैं, ये आपने इसको समझ लेना है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको हर बार कहीं ना कहीं पेपर में देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से मैं आपके लिए और भी कुछ ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा जो बिल्कुल ही शॉर्टकट में रहेंगी। बस आप मेरे से जुड़े रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं किसी भी टाइम, या कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं रख सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।